हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। और आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मेरी क्रिसमस। और आने वाले जो न्यू ईयर है उसके लिए भी बहुत सारा गुड ब्लेसिंग्स। आशा करता हूं कि ये न्यू ईयर्स और ये क्रिसमस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए। आप सभी परिवार साथ में रहें, खुश रहें और आपके पूरे परिवार की सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो। स्टूडेंट्स लोग मन लगा करके पढ़े और एग्जाम्स में बहुत अच्छा नंबर से पास हों। ठीक है, चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सर आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है क्लास 12 का, इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का सेट 3 करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले ही इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 1 और 2 आ गया है, अपलोड हो चुका है वीडियो। बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको वो सब सेट्स करवाया है, अच्छा से करके रखिएगा। इसके अलावा अकाउंट्स का लाइव क्लासेस जो है वो पर डे 2 बजे से चलता है लाइव क्लास। ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 अपलोड किया जा चुका है। बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी का 3 सेट्स कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश का जो 5 सेट्स है वो 5 सेट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जेक स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी बात है कि आपका जो मॉडल पेपर रिलीज किया है जेक ने, उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो उसी के बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट क्या है? एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना। और हम सभी लोग एग्जाम में 90 प्लस स्कोर जरूर करेंगे। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए और मैं आपके साथ हूँ ही। एग्जाम्स हम सभी बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इन सेट के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, इन सब का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के इन सारे सेट्स को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, उसके बाद ही चैनल सब्सक्राइब करना, लेकिन पढ़ जरूर लेना। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। ये है इकोनॉमिक्स का, जैसे यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है, इसका क्या है? ये सेट 3 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट 3 जो है वो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन जो है वो जरूर आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलो आओ समय नहीं गवाते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ने। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है शब्द इकोनॉमिक्स जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है? तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। हाँ, ग्रीक भाषा, माफ कीजिएगा डी नहीं बी, ग्रीक भाषा से हुई है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से तो हुई है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो किसका अनुवाद है तो वो इंग्लिश का अनुवाद है। ठीक है, लेकिन अनुवाद तो नहीं पूछा, बोला इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो ठीक है, आगे बोला गया है 2 नंबर क्वेश्चन पे, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? एक जो उत्पादन संभावना वक्र है यानी प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, उसका जितना भी जो बिंदु बनता है, रेखा बनता है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है सर आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को दिखाता है। यानी वो दिखाता है कि आपका फार्म जो है वो उत्पादन करने में कितना सक्षम है और आपका जो उत्पादन संभावना है वो कितने स्तर तक आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है सर एडम स्मिथ को। आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ सर एडम स्मिथ का एक इमेज रखा हुआ है। ये जो हैं ये सर एडम स्मिथ हैं और इन्हें ही जो है वो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया है निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? यहाँ से जो है वो भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो देखिए समझा देता हूँ। भारत का अर्थशास्त्री जो है वो सर श्री रघुराम राजन सर हैं। श्री रघुराम राजन सर हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ रघुराम सर का जो है वो एक इमेज रखा हुआ है। ये सर रघुराम राजन हैं। इन्होंने भारत के आधुनिक अर्थव्यवस्था को या भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसकी पूरी रूपरेखा को बदल दी है। भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में भारत के योगदान, भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, भारत के अर्थव्यवस्था को चलाने में या उनको एक अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने में, एक अच्छा वातावरण देने में श्री रघुराम रंजन सर का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? बोला गया है मानव कल्याण का अध्ययन है। मानव कल्याण यानी अर्थशास्त्र जो होता है वो ऐसा सब्जेक्ट्स होता है जिससे मानव का कल्याण होता है। तो ये बात कहा था एल्फ्रेड मार्शल ने। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ सर अल्फ्रेड मार्शल का जो है ये इमेज रखा है। ये सर एल्फ्रेड मार्शल है। ये सेंटेंस जो है याद कैसे रहेगा? बोला गया है अर्थशास्त्र मानव कल्याण है। मानव कल्याण का मतलब है लोगों का विकास होना चाहिए। मानव कल्याण मतलब लोगों का क्या होना चाहिए? विकास। और लोगों का विकास तभी होता है, जैसे कोई इंसान अगर अंधेरे में है उसका विकास तभी होगा जब वो मशाल जलाएगा। क्या जलाएगा? मशाल। तो मानव का विकास तभी होगा जब वो मशाल जलाएगा। तो मशाल से याद रहेगा मार्शल। ठीक है, इजी है, याद रहेगा। 6 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा होती है जहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत पूर्ति, एक परिवार का मांग, एक व्यक्ति का आय, एक उपभोक्ता की आय, एक फार्म का उत्पादन, एक फार्म का लाभ, एक फार्म का आगम, एक फार्म का लागत, एक एक चीज़ों के एक यूनिट चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए पे बोला राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, ये समष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि नहीं। एक फार्म के संतुलन, हाँ ये होता है व्यष्टि। रोजगार का अध्ययन, ये समष्टि है। सामान्य कीमत निर्धारण, ये भी समष्टि है। तो इसका आंसर होगा बी। देखो ना, बोला है एक फार्म, तो एक फार्म होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। 7 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, अच्छा से समझना। सारे न्यूमेरिकल्स को इजी तरीके से करवाऊंगा मैं। बोला गया है किसी वस्तु का मांग फलन P इज इक्वल टू 20 - 2P है, जहां P का जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट देन 10 और 10 से छोटा है। बोला गया है तथा बाजार में उस वस्तु का 20 उपभोक्ता है। तो बोला गया है वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात कीजिए, यानी बताओ कि बाजार पे उस वस्तु का कितना मांग होगा। तो देखो सिंपल सा बोला गया है, हमको निकालने के लिए बोला गया है बाजार में वस्तु का मांग फलन, यही ना। और इसके लिए क्या दिया गया है इक्वेशन? देखो यहाँ इक्वेशन मेरा गिवन है Q इज इक्वल टू 20 - 2P। तो ये एक उपभोक्ता के बारे में दिखाया गया है। किसके बारे में? एक उपभोक्ता के बारे में ये दिखाया है, एक उपभोक्ता के बारे में। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ एक उपभोक्ता नहीं, हमको तो बोला 20 उपभोक्ता है। तो क्या करेंगे, इन सबको जो है 20 से इंटू कर देंगे। क्या से इंटू कर देंगे? 20 से इंटू कर देंगे। 20 से क्या करेंगे, इनको इंटू कर देंगे। एक उपभोक्ता के बारे में ये था, हमको 20 उपभोक्ता का निकालना है। तो 20 को 20 से इंटू करेंगे 400 आएगा, माइनस 20 को 2 से इंटू करेंगे 40P आएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा 400 - 40P। तो इसका आंसर होगा राइट बी। क्लियर है? ये जो है ये एक उपभोक्ता के बारे में दिया है और बोल रहा है बाजार में उसका कितना उपभोक्ता है? 20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 20 का आंसर आ जाएगा। एकदम ईजी है। चलो 8 नंबर पे बोला गया है अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? ये जो उपयोगिता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूटिलिटी। उपयोगिता को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो जी, उपयोगिता किसी भी वस्तु में मौजूद वह गुण होता है जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का गुण को ही किसी वस्तु का क्या कहते हैं? उपयोगिता। ठीक है। 9 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव। किसका जो मान है वो नेगेटिव हो सकता है? तो याद रखेंगे सीमांत उपयोगिता का मान जो है वो ऋणात्मक हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो सकता है। 10 नंबर पे बोला है संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से ... उपयोगिता प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता अगर संतुलन की अवस्था में है तो उसको अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होगी। किस उपयोगिता की प्राप्ति होगी? अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होगी, यानी अधिकतम। क्योंकि एक उपभोक्ता को जब अपनी सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति से ही वो संतुलन की अवस्था में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम। ठीक है। 11 नंबर, एक बजट रेखा अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर उपभोक्ता की ... आय खर्च हो जाती है। एक उपभोक्ता जो है बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल का जब क्रय करता है तो बोला गया है उसकी कितनी आय खर्च हो जाती है? तो उनकी संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। ऑप्शन सी।
12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन VBI है, हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं बार बार आपको ये जो मांग वक्र है या मांग की जो लोच है वो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। बोला गया है किसी रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पे मांग की क्या लोच होगी। मांग की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने बार बार आपको बताया है, फिर से समझाते हैं। यहाँ बीचों बीच इस तरीके से एक लकीर खींचा जाता है, यहाँ जो ऊपर A है यहाँ मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है अनंत होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है 1 होता है और यहाँ जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 0 होता है। ठीक यहाँ बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 1 से कम होता है और ठीक यहाँ बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से अधिक होता है। क्लियर। तो हमको तो यहाँ G नंबर के लिए बोला गया है, तो G पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। क्या होगा, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से करके जरूर रखिएगा। हर मॉडल पेपर के सेट्स में ये क्वेश्चन दे रहा है और एग्जाम में पूछा जाने का चांस भी है इसका ज़्यादा। 13 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन सी नहीं है। मान्यता नहीं है बोला, ठीक है, किसका, उदासीनता वक्र का। ठीक है, आगे बोला गया है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर A पे उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। नहीं सर, उपयोगिता को गिनती में मापा नहीं जा सकता है। और बोला गया है कौन सी मान्यता नहीं है, तो ये मान्यता नहीं है, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। चलो 40 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, अच्छा से समझना। बोला गया है एक उपभोक्ता अपनी आय का 20 रुपया 2 वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपया और 5 रुपया है। यानी 4 रुपया जो कीमत है, 4 रुपया ये जो कीमत है ये कीमत रसगुल्ला के लिए है और 5 रुपया ये जो कीमत है ये 5 रुपया गुलाब जामुन का कीमत है तथा मात्राएं क्रमशः x और y है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। इक्वेशन पूछा। देखो एक उपभोक्ता है जो जिसके पास 20 रुपया है और वो 20 रुपया से 2 वस्तुओं का क्रय करता है, वस्तु x और y, वस्तु x और y का क्रय करता है। देखो x और y का क्रय करता है और बोला गया है वस्तु x के लिए कितना मात्रा खर्च करता है, 4 रुपया, तो 4x होगा प्लस y के लिए कितना, इसके लिए 4 है और इसके लिए कितना है, y के लिए 5 है, तो 5y, तभी उसको क्या होगी, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, यानी ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, चलो आओ 15 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन दो वस्तुओं के कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का संयोग को दिखाता है। प्रतियोगी वस्तु जो है, इन्हीं प्रतियोगी वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कही जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं, और मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होता है, ऐसे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाई जाती है, और एक होता है पूरक वस्तुएं जो साथ मिलकर किसी कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ बोला गया है प्रतियोगी वस्तु यानी कौन सा वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु कौन है। तो बोला है चाय और चीनी। ये चाय और चीनी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, ये चाय और चीनी जो है ये पूरक वस्तु है। ब्रेड और बटर, ब्रेड और बटर को साथ में खाते हैं तो ये मेरे लिए पूरक वस्तु है, प्रतिस्थापन नहीं। कार और पेट्रोल, कार पेट्रोल के से ही चलता है और पेट्रोल का महत्व तभी है जब कार है, ये भी पूरक वस्तु है। पेप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए, हाँ ये प्रतिस्थापन वस्तु है और यही मेरा क्या कहलाता है, प्रतियोगी वस्तुएं। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट्स होता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर जब पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा क्योंकि हम इसी तरीके से जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को करते हैं ताकि एग्जाम में आप 90% प्लस स्कोर जो है वो कर सके। टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि हर सब्जेक्ट्स का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम्स पे ही आप लोगों को दे देता हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 16 पे बोला यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y के समानांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूं। सपोज कर लो यहाँ दो वस्तुएं को दिखाया गया है, ये मूल बिंदु है, ये वस्तु x और ये वस्तु y। तो बोला गया है ये जो y वस्तु जो है ये कीमत रेखा है और y अक्ष के समानांतर हो, y अक्ष के क्या हो, y अक्ष के समानांतर हो। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, मांग की कीमत लोच कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वस्तु उसके समानांतर है ना जी, तो मांग की कीमत लोच क्या होगा, शून्य होगा क्योंकि बराबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
17 नंबर पे बोला गया है उत्पादन से क्या तात्पर्य है, उत्पादन किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए पे बोला आगम का निर्गम में रूपांतरित करना, यानी आगम को निर्गम में बदलना, बिल्कुल सही। बोला गया है नई उपयोगिताओं का सृजन करना, बिल्कुल सही। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। 18 नंबर पे बोला गया है परिवर्तित साधनों की सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे। इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सीमांत उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत उत्पादन। हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं आप लोगों को बार बार इसको अच्छा से समझा रहा हूँ, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो VBI है। 19 नंबर पे बोला गया कि उत्पादक कौन होता है। ऑप्शन ए, उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर। उत्पादक मतलब कौन, क्या होता है जी, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन होता है। ऑप्शन ए, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला, बिल्कुल। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, बिल्कुल। वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाला व्यक्ति, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी होगा। इन ऑप्शन डी पे बोला गया है किसी कंपनी के, एक मिनट रुको, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया पढ़ने में। बोला गया है उत्पादक कौन होता है, तो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति उत्पादक होता है। बी पे बोला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति तो उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है ये, उपभोक्ता कहलाता है। अब सी पे बोला गया है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति, क्रय विक्रय करने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो व्यापारी कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापारी। ये नहीं होगा। किसी कंपनी के शेयर को खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है वो तो अंशधारी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंशधारी। ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होगा मेरा आंसर ए। 20 नंबर पे बोला गया है किसी वस्तु के साधनों में 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। बोला गया है अगर ये एक उत्पादक जो है, ये एक उत्पादक है और क्या कर रहा है, अगर 5 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो उससे उसको 24 उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। 5 इकाइयों का प्रयोग करके वो 24 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और 6 इकाइयों का उत्पादन करके वो 30 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। तो बोला सीमांत उत्पादन क्या होगा। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो अंतर क्या होगा, देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। तो 24 और 10 के बीच, 24 और 30 के बीच कितना डिफरेंस है, 6 इकाई का। तो आंसर होगा इसका 6 इकाई। बहुत इजी है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आगे पूछा गया है। 21 पे बोला गया है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के क्रय से विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहेंगे। एक अतिरिक्त, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड। एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत आगम। बार बार इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, VBI है ये क्वेश्चन। 22 नंबर पे बोला उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। अगर उत्पादन की मात्रा में अगर परिवर्तन हो जाए तो किस तरीके का लागत में परिवर्तन होता है, तो कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखो इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं आप लोगों को। मान लो ये मेरा यहाँ पे एक मूल बिंदु है, यहाँ x है और यहाँ क्या है, y। तो बोला गया है किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। देखो मूल बिंदु के साथ साथ गुजर रहा है, यहाँ गुजर रहा है। तो बोला गया है उसकी कीमत लोच क्या होगी, तो उसकी कीमत लोच कितनी होगी जी, 1 होगी। कीमत लोच 1 होगी। ठीक है। चलो 24 नंबर भी न्यूमेरिकल से अच्छा से समझना। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फार्म है, एक बाजार में 3 एक जैसे फार्म है। चलो फार्म मान लो A है, दूसरा फार्म B है और तीसरा फार्म क्या है, C। एक जैसे 3 फार्म है तथा किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर, यानी जो भी वस्तु ये लोग बनाता है ये लोग उसको 5 रुपया प्रति इकाई करके बेच देता है। ठीक है। वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है, यानी ये भी 50 वस्तु बनाया, ये भी 50 वस्तु बनाया और ये भी 50 वस्तु बनाया। तो बोला गया है बाजार की पूर्ति क्या होगी, तो तीनों का पूर्ति को जोड़ दो। इसका भी 50 पूर्ति है, इसका भी 50 इकाई, इसका भी 50 इकाई, तो कितना हो जाएगा 150। तो राइट आंसर होगा डी। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। देखो यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को। बोला गया है कितने फार्म है बाजार में, एक जैसे 3 फार्म है।
ठीक है। और एक फार्म कितने इकाई का उत्पादन किया जी? 50 इकाई का। तो 3 फार्म टोटल कितना इकाई का उत्पादन करेगा? 150 इकाई का। हाँ, अब 150 इकाई का अगर मूल्य पूछता, मूल्य, तब क्या करते? इस 150 को 5 से इंटू कर देते तो मूल्य पता चलता, लेकिन मूल्य तो हमको नहीं कहा है तो मूल्य नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे आओ। 25 नंबर पे बोला गया है एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपया, यानी एक उत्पादक है अगर वस्तु का 5 इकाई बेचा तो वो 50 रुपया में बेचा, तथा उसी वस्तु की 6 इकाई को 70 रुपये प्राप्त करता है, तथा उसी का 6 पीस बेच करके वो जो है वो 70 रुपया प्राप्त करता है। तो बोला गया है सीमांत आगम का मान क्या होगा? अभी अभी सेम ऐसा ही एक रिपीटेड क्वेश्चन था। सीमांत आगम का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20 रुपये। 20 रुपये का अंतर आएगा, तो आंसर डी होगा। क्लियर? देखो कितना सिंपल है। 26 पे बोला है लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति कब होती है? जब टीआर जो होता है यानी टोटल रेवेन्यू जो होता है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। 27 पे बोला अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत जो होती है वो क्या होती है? एक अल्पकाल में जो है एक उत्पादक जो है उत्पादन को बंद करता है। उत्पादन को कब बंद करता है? जब न्यूनतम ए भी सी से कम होती है कीमत, तब वो उसको फार्म के उत्पादन को बंद कर देता है। चलो 30 नंबर पे बोला गया है दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को किस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होती है? तो दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछता तो कि एक दीर्घकाल में एकाधिकार फार्म को किस तरीके का लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो वो असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ये असामान्य लाभ की प्राप्ति किसको होती है? एकाधिकारी फार्म को। किसको जी? एकाधिकारी फार्म को। मोनोपोली मार्केट को ये इस लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ तो पूर्ण प्रतियोगिता बोला तो इसका क्या होगा आंसर? सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। एकदम इजी है, अच्छा से समझना। 29 पे बोला न्यूमेरिकल्स है। बोला गया है एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q = 10 - 2P तथा Q = 5 + 3P है, तो साम्य कीमत क्या होगा? देखो इसके साम्य कीमत पूछा, प्राइस पूछा। देखो कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आओ देखो, ये बोला गया है पहला इक्वेशन जो है Q = थोड़ा ऊपर इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ से समझाते हैं क्योंकि थोड़ा, चलो आओ पहला इक्वेशन को लिखते हैं। तो है Q = 10 - 2P। तो इसको जरा सा सोल्व करो तो, ठीक है, यहाँ Q छोड़ते हैं, ये 10 को इधर लेके आते हैं तो -10 हो जाएगा = -2P। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब इसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो बोला गया है Q = 5 + 3P। तो एक काम करते हैं, आओ तो Q यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो -5 हो जाएगा = 3P। ये हो गया इक्वेशन 2। अब साम्य कीमत है ना, तो साम्य कीमत के लिए क्या किया जाता है? इन दोनों को माइनस किया जाता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 1 है Q - 10 = -2P और इक्वेशन 1 है आपका Q - 5 = 3P। यही है। चलो अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। आओ तो यहाँ सिंबल बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। फिर +Q - Q कट जाएगा, -10 और +5 जब घटेगा तो -5 होगा और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो होगा ये -5 = P। यानी ये -5 यहीं छोड़ते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा -5 = P, यानी लास्ट में मेरा आंसर आएगा P = 1। क्लियर है? क्या आंसर आया? P = 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है, दो अवस्थाएं हैं मांग और पूर्ति, और हमको बोला है कीमत निकालना। तो कीमत का फॉर्मूला होता है मांग माइनस पूर्ति। तो कीमत निकालने के लिए उन दोनों को आपस में माइनस कर देना, आंसर निकल करके मेरा आ जाएगा। देखो ना, कीमत बोला था ना, यहाँ कीमत का मतलब होता है प्राइस। देखो निकल के आ गया प्राइस। सिंपल है, इजी है, आ गया समझ में? ठीक है, चलो आओ इरेज करते हैं ताकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ सके। चलो आओ, ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
30 बोला गया है किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन VBI। जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है उसको जरूर अच्छा से करके रखिएगा। मांग की कीमत लोच पूछा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति में 4% परिवर्तन है और कीमत में 5%, तो काटेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा 0.8, 0.8। तो इसका आंसर होगा सी। रिपीटेड है क्वेश्चन। चलो 33 नंबर पे बोला किसी फार्म के लाभ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। किसी फार्म के लाभ को दिखाया जाता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से। जब इन दोनों को घटा देंगे तो फार्म के लाभ का पता चल जाएगा। ठीक है, चलो 32 नंबर। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। और जो भी वीडियो छूटा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सबको देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन सबका PDF मैं आपको वहीं दे दूंगा। चलो 32 पे बोला एक फार्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है। एक फार्म संतुलन की अवस्था में तब होती है जब उसकी सीमांत आगम जो है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 33 नंबर। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब, यानी एक बाजार पे जो वस्तु का कीमत है वो कीमत में कब वृद्धि हो सकती है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि कब हो सकता है ये बोला। तो ऑप्शन ए में मांग में कमी होती है। बताओ अगर मांग में कम होगा, मांग अगर कम हो जाएगा तो क्या किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा सर, कीमत तो घट जाएगा। ऑप्शन बी पूर्ति में वृद्धि होती है। अगर पूर्ति अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कीमत उससे कम हो जाता है, कीमत बढ़ेगा थोड़ी। पूर्ति में कमी होती है, हाँ अगर पूर्ति ही कम हो गया है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेगा। जब पूर्ति ही कम है और ज़्यादा डिमांड है तो ऐसे में वस्तु का कीमत जो है वो बढ़ जाएगा। सही है। ऑप्शन डी पे बोला मांग और पूर्ति एक समान दर से वृद्धि होती है, नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 34 पे बोला श्रम से क्या तात्पर्य। श्रम का मतलब होता है लेबर। श्रम का मतलब क्या होता है? लेबर। ठीक है, तो बोला गया श्रम का क्या तात्पर्य है, तो बोला गया है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। एक व्यक्ति जितना घंटा कार्य करता है वही उसका श्रम कहलाता है। ये तो इजी है। 35 नंबर। यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम का सीमांत उत्पादन का मूल्य क्या होगा। तो सीमांत उत्पादन का मूल्य के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा P × MPL। ठीक है, चलो आओ 36 नंबर पे आते हैं। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच को एक से अधिक होती है जब, बोला गया है एक जो एकाधिकारी जो है वो मांग की लोच एक से अधिक होती है, और मांग की लोच एक से अधिक आपका कब होगा? जब सीमांत आय उसका धनात्मक होगा। ठीक है, तब ये होगा। 37 पे बोला है दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकारी की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मात्रा में ... होती है। देखो दीर्घकाल के लिए, एकदम लंबे समय के लिए एकाधिकार बाजार की तुलना में जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उत्पादन होता है वो उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि लंबे समय तक ना आपका बाजार चलेगा तो एकाधिकार का उत्पादन धीरे धीरे घट जाता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो क्या बोला है? दीर्घकाल के समय में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन बी। 38 नंबर पे बोला विभेदित कीमत किस बाजार की विशेषता है, यानी किस बाजार में आपको एक वस्तु का अलग अलग कीमत देखने को मिलेगा, कीमत कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये होता है एकाधिकार बाजार में। एकाधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जहां किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, तो उस समय वो इस तरीके का जो है वो कीमत विभेदीकरण की क्रिया को अपनाता है। 39 पे बोला गया है दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार पे होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था दीर्घकाल में असामान्य लाभ, और असामान्य लाभ किसको मिलता है? एकाधिकार बाजार को, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को सामान्य लाभ मिलता है।
पूर्व प्रतियोगिता बाजार को कौन सा लाभ मिलता है जी? सामान्य लाभ। तो असामान्य लाभ एकाधिकार बाजार। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बोला गया है 40 पे, एकाधिकार में क्रेता की संख्या होती है। एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया था कि एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु का जो विक्रेता होता है वो विक्रेता केवल एक व्यक्ति होता है, जबकि उस बाजार में जो क्रेताओं की संख्या होती है वो क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो बोला गया है एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है सर? तो क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक, आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। 2 बजे जो है हम लोग कंटिन्यूसली BS अकाउंटेंसी का जो सेट्स है उसका लाइव क्लास करते हैं, और मैं आप लोगों का सारे सेट्स का टेस्ट लूँगा, अलग से क्वेश्चन बना करके दूंगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम्स पे आप लोग को PDFs भी दिया करूँगा। तो आप लोग अगर कंटिन्यूसली अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।